नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और एक ऐसी पेशकश जहां पे रोजाना बात होती है आपकी खर्च की, बचत की, निवेश की और आपके आर्थिक लक्ष्यों की। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद जरूरी हेडलाइन के साथ। दिसंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े जो एम्फी प्रकाशित करता है वो जारी हो गए हैं और ये बताते हैं कि भारतीय निवेशक घबराए नहीं है बल्कि ज्यादा समझदारी से निवेश कर रहे हैं। अगर सबसे पहले इक्विटी की बात करें तो नेट इनफ्लो लगभग 28,054 करोड़ रहा है, जो कि नवंबर के 29,911 करोड़ से थोड़ा सा कम है। यह गिरावट किसी डर की वजह से नहीं है बल्कि ऊंचे वैल्यूएशन, मुनाफा वसूली का संकेत देती है। अच्छी बात यहां पर यह है कि नवंबर की कमजोरी को दिसंबर में बाजार ने संभाल लिया। हालांकि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 66,590 करोड़ का नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है लिक्विड और डेट फंड से भारी निकासी, खासकर लिक्विड फंड से, जहां से लगभग 47,000 करोड़ के से ज्यादा पैसे निकाले गए हैं। यह आमतौर पर साल के अंत में कॉर्पोरेट ट्रेजरी मूवमेंट की वजह से होता है और इसे रिटेल निवेशकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं माना जाता है। इसके बावजूद कुल एयूएम करीब 80.23 लाख करोड़ पर स्थिर है, जो यह दिखाता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नींव बहुत ज्यादा मजबूत है। इक्विटी फंड्स का ट्रेंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की अगर हम बात करें तो इनफ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब यह है कि निवेशक जो है अब अंधाधुंध निवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि वैल्यूएशन देखकर फैसले ले रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा आया है क्योंकि निवेशक चाहते हैं कि फंड मैनेजर बदलते बाजार के हिसाब से निवेश करे और वो खुद बहुत टेंशन नहीं लेना चाहते। गोल्ड, ईटीएफ और मल्टी एसेट फंड्स की बात करते हैं। जबरदस्त इनफ्लो देखने को मिला है, करीब 11,600 करोड़ का साफ संकेत है कि निवेशक ग्लोबल अनिश्चितता और जोखिम से बचाव के लिए गोल्ड को चुन रहे हैं। ईटीएफ में भी इनफ्लो बढ़ा है, दिखाता है कि यहां पर पैसिव इन्वेस्टिंग भारत में धीरे धीरे अब पैर जमा रही है। मल्टी एसेट फंड्स को हम नहीं भूल सकते, अच्छा प्रदर्शन है, खासकर कमोडिटी में मजबूती के चलते अच्छा रहा है प्रदर्शन। एसआईपी सबसे बड़ा धुरंधर बना है। दिसंबर डेटा की सबसे बड़ी और अच्छी खबर तो एसआईपी से ही आ रही है। इनफ्लो 31,002 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नवंबर में यह आंकड़ा 29,445 करोड़ का था। मतलब इसका साफ है कि रिटेल निवेशक बाजार की उठापटक से डर नहीं रहा है, लंबी अवधि पकड़कर चल रहा है। सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है? दिसंबर का डेटा यह बताता है कि निवेशक डिसिप्लिन के साथ एसआईपी कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की ओर झुकाव बढ़ रहा है। सिर्फ रिटर्न नहीं, अब रिस्क मैनेजमेंट भी अहम हो गया है, यानी यह बाजार कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा समझदार हो रहा है। और यहां पर एक्सपर्ट के साथ अब पूछते हैं कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और अपर्णा शंकर सीआईओ इक्विटी है द वेल्थ कंपनी की, ये भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सुनील सर, लगातार ट्रेंड पर बातचीत हो रही है आपके साथ और देखिए एसआईपी से ही मैं शुरुआत करना चाहती हूं। एक बार फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं पकड़े रखे हैं बिल्कुल बाजार की चाल को और बिल्कुल बिना डरे छोटी छोटी किश्तों में एसआईपी पर भरोसा जता रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत अहम बात है क्योंकि इतनी वॉलिटिलिटी रही है जियोपॉलिटिक्स के कारण। तो लोगों ने, और फिर भी याद रखिए कि जीएसटी का कट आया तो लोगों का खर्चा करने का मन बढ़ गया होगा, फिर भी उन्होंने सेविंग्स के ऊपर ध्यान दिया और हर महीने के ऊपर देखें तो लास्ट महीने के पहले महीने फ्लैट था, मगर इस महीने 1,500 करोड़ रुपए ज्यादा एसआईपी में निवेश किया है। तो ये बहुत बड़ी एक संकेत है कि हम कह रहे हैं कि लोग अपने भारत के भविष्य के ऊपर भरोसा रखकर अपना फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। तो मेरा मानना है कि यही मजबूती मार्केट को भी वॉलेटिलिटी से एक बचाव दे सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के पास अगर हर महीने पैसा मिलता है तो जो भी एफआईएस की बिकवाली हो रही है तो वो जाके खरीद कर मार्केट की वॉलेटिलिटी को कायम रख सकते हैं। और इन्वेस्टर्स को भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो बात होती है कि मार्केट में जब हलचल होती है तो वहां से ज्यादा उनको यूनिट्स जो मिलते हैं, ये पार्ट भी उनको सिखाया गया डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अपर्णा थोड़ा सा कैटेगरीज को मैं देखना चाहती हूँ। देखिए लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इनफ्लो अगर हम देखें स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में एक बार फिर से भरोसा बढ़ा है।
क्या देखिए, नवंबर में हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा नंबर आते हुए देखे थे अपर्णा। उसके बाद एक बार फिर से रुझान हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप में से के जरिए लार्ज कैप पर जताया जा रहा है। निवेशक क्या जोखिम नहीं लेने के मूड में है, क्या ये समझना चाहिए? यहाँ पे दो चीजें हम लोग को हमें ध्यान देनी चाहिए। एक तो ये जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो काम कर रहे हैं वो उनको इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं कि आप अपनी तरह से ये एसेट एलोकेशन ना कीजिए, जबकि यही सारा जो एसेट एलोकेशन आप जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करके करना चाह रहे हो, वही एसेट एलोकेशन हमको फ्लेक्सी कैप की एक ही सिंगल फंड में से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर वही एसेट एलोकेशन करता है जहाँ पे अच्छा पोटेंशियल लगे। अगर लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी बेटर है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाने की, तो वहां पे अलोकेशन बढ़ता है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में वो अच्छा लग रहा है तो वहां पे अलोकेशन बढ़ता है। सो एट अ इंडिविजुअल लेवल अगर ये फ्लेक्सी कैप के थ्रू आते हैं वो बेटर टैक्स एफिशिएंट भी होता है। इसलिए ये एक चीज है। दूसरी ये भी है, अगर जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टर जो डायरेक्टली निवेश कर रहे हैं उनका भी ध्यान इसी तरह से, मतलब थोड़े से करेक्शन के बाद अगर देखा जाए मिड और स्मॉल कैप हैज नॉट डन एज वेल एज लार्ज कैप। लार्ज कैप ने काफी अच्छा किया है। सो वहां से इन्वेस्टमेंट्स निकल के अगर ये फ्लेक्सी कैप में या मिड और स्मॉल कैप में आ रही है तो उसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर थोड़ा सतर्क हो गया है। मतलब उसको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा है कि जहां कहाँ पे बेटर रिटर्न्स बनने की क्षमता ज्यादा है, जो कि मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा है अभी के हिसाब से, अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से ऐसे लग रहा है। और शायद निवेशक उसी बात का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लेकिन साथ ही रिटेल निवेशक जो हैं अब मिड कैप स्मॉल कैप्स में, सुनील सर, जो इन्फ्लो हम देख रहे हैं, देखिए वैसे तो बुनियादी तौर पर तो इन्फ्लो मजबूत ही है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन का खतरा है क्या इसमें? क्या आपको लगता है कि निवेशक थोड़ा सा इसको भांपकर अब अपने इन्फ्लो को मॉडरेट करना चाहते हैं? नहीं, सी देखिए, आपने देखा तो थोड़ा बहुत कम हुआ है नेट फ्लोज, पर उसकी ब्रेकअप अगर देखें तो एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ग्रॉस परचेसेस बढ़ गए हैं। यानी जो मिड और स्मॉल कैप में भरोसा रख रहे हैं वो और भी बढ़ा रहे हैं। क्या हुआ है कि जिन्होंने, कुछ लोगों ने 3-5 साल पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश किया और उनकी कुछ जरूरतें आ गई तो उसके लिए वो उधर प्रॉफिट बुक करके उन जरूरतों को पूरी करा रहे हैं। तो ग्रॉस फ्लोज की ट्रेंड अगर देखें तो बढ़ता जा रहा है। तो मनी लोग अभी भी मिड और स्मॉल कैप में भरोसा रख रहे हैं। यस, ये मानते हैं कि जितना बड़ा फ्लेक्सी कैप में हुआ उतना यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में शायद लार्ज कैप ओरिएंटेड बेटर कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के लिए मिड और स्मॉल कैप बेस्ट है। और वैल्यूएशन की जो बात उठाई आपने, एक रिटेल निवेशक इतना ज्यादा वैल्यूएशन के बारे में सोचता नहीं है। वो यही सोचता है कि अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो मिड स्मॉल कैप कंपनीज की जरूर ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ अच्छी रहेगी। ये भरोसे के ऊपर चल रहा है और आने वाले दिन में ये भरोसा डेफिनेटली उनका फुलफिल हो जाएगा, उनकी सही निकलेगी। क्योंकि लास्ट ईयर में हमने देखा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज की है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इनकम टैक्स कट से लेकर आपको जीएसटी कट, फिर रिजर्व बैंक ने रेट कट किया। इन सब का पूरा असर इस साल में दिखेगा और जरूर इस साल में मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स बढ़ेगी और वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई करेंगी। इसलिए लोग ये जानकर अपने मिड एंड स्मॉल कैप पे बाय एंड लार्ज वो अपना इन्वेस्टमेंट को कायम रख रहे हैं। इंक्रीमेंटल एलोकेशन शायद वो फ्लेक्सी कैप की ओर थोड़ी और डाइवर्ट कर रहे हैं, और ये एसेट एलोकेशन का असर है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनको एडवाइस किया गया है। बिल्कुल। अब गोल्ड ईटीएफ और मल्टी एसेट फंड्स पर अपर्णा क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तेज इन्फ्लो, क्या ये रिस्क हेजिंग है या परफॉर्मेंस चेजिंग है? मौजूदा माहौल में मल्टी एसेट फंड से बेहतर विकल्प क्या कुछ हो सकता है, या यही बेहतरीन विकल्प जो है उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? मल्टी एसेट मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सारे इन्वेस्टर के पास होना जरूरी है। मतलब भारतीय निवेशकों के लिए मुझे मल्टी एसेट अलोकेशन की जरूरत या अहमियत बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इंडियन इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में
हमेशा से ही इन्वेस्ट करते आ रहा है। अभी इक्विटी कल्चर हैज बीन अ न्यू कल्चर और मे बी रिसेंट फिनोमिना फॉर लास्ट फ्यू इयर्स और मे बी लास्ट फ्यू डिकेड्स, बट रियल एस्टेट और गोल्ड हैज बीन द बेस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इंडियन इन्वेस्टर। अगर ये देखा जाए, अभी ये जो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के हिसाब से जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च हुए हैं, उसमें और जो हम लोग पहले पुराने तरीके से जो इन्वेस्ट करते थे उसमें ये फर्क है कि यहाँ पे हमको लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिल रही है। तो इसलिए ये जो कन्वर्जन हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, आई थिंक इट्स अ रियली वेरी गुड शिफ्ट एंड इट्स अ रियली वेरी great product to every investor should have। इसमें आर्बिट्राज भी होता है, इसमें रिस्क हेजिंग भी होती है और इसमें एटलीस्ट मिनिमम 3 एसेट क्लासेस होते हैं जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है। और दूसरी जो अगर सिर्फ इन्वेस्टर को ये देखना है कि सिर्फ इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना है, तो बैलेंस एडवांटेज प्रोडक्ट्स आर गुड प्रोडक्ट्स। और सिर्फ अगर इतना अच्छा एपेटाइट हो, थोड़ा ज़्यादा रिस्क एपेटाइट हो, तो सिर्फ अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो फ्लेक्सी कैप इज द ग्रेट प्रोडक्ट टू हैव। आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग रिस्क एपेटाइट के लिए अलग अलग गोल्स के लिए वी हैव एवरी फॉर एवरी गोल फॉर एवरी रिस्क एपेटाइट देयर इज अ प्रोडक्ट विथ अस नाउ। बिल्कुल। एक सवाल आखिरी सर आपसे लेना चाहूंगी मैं। ईटीएफ्स लोकप्रियता इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। पैसिव इन्वेस्टिंग के दूसरे चरण में हम पहुंच गए हैं क्या भारत में, या अभी आपको लगता है कि बस अब शुरुआत ही है लेकिन अब और कुछ इंटरेस्ट आना बाकी है? देखिए, इंटरेस्ट जरूर बढ़ रहा है और बहुत आना बाकी है। और ये मैं इसीलिए कहूंगा कि एक चीज जो है कि बाय एंड लार्ज कैप फंड्स में आप दिख रहे हैं कि वो ETF बेंचमार्क को बीट करने में उनके मुश्किल दिख रही है। लास्ट ईयर की रिटर्न्स भी देखे तो बाय एंड लार्ज कैप फंड्स ने आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 से कम ही रिटर्न दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में इतना आसान नहीं है आपको अल्फा जनरेट करना। तो वहां पे ज्यादातर लोग अब थोड़े जो जानकारी है, जिनको पास थोड़ी नॉलेज है, वो उसको चुन रहे हैं। कॉस्ट तो एडवांटेज है, मगर ज्यादा देन कॉस्ट वो कह रहे हैं कि इसमें रिस्क नहीं है, मुझे मार्केट का रिस्क है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मैं देख रहा हूं कि अभी पैसिव फंड्स को ज्यादा लार्ज कैप में पैसिव दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि उधर एक बीटा फैक्टर जो होता है कि फंड मैनेजर ने अल्फा क्रिएट किया, वो नहीं होता है। तो एटलीस्ट उस हिसाब तक कस्टमर जब पोर्टफोलियो देखे और उसमें एक पैसिव है जो मार्केट के साथ चल रहा है, तो उसको शांति मिलती है। तो एक धीरे धीरे पैसिव की अडॉप्शन बढ़ रही है इवन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जब वो ईटीएफ में एलोकेट करते हैं ना, तो वहां पर जो ईटीएफ की आंकड़े आप देख रहे हैं उसमें सिल्वर ईटीएफ का भी शामिल है। अब वो ब्रेकअप नहीं है आज हमारे पास। तो मेरा मानना है कि ये जबरदस्त जो बढ़त दिखे है ईटीएफ, शायद वो सिल्वर, क्योंकि गोल्ड में आपने देखा कि भयंकर बढ़त हुआ है, तो सिमिलरली सिल्वर में भी हुआ होगा, बिकॉज लास्ट ईयर सिल्वर ने तो गोल्ड से दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो डेफिनेटली लोग अगर पास्ट गोल्ड रिटर्न को देखकर गोल्ड ईटीएफ में डाल रहे हैं, तो जरूर ये फीचर सिल्वर ईटीएफ में भी हुआ होगा। जब डेटा निकलता है तो वो दिखेगा। तो 3 भाग है इसमें, जैसे मैंने कहा, कोई कॉस्ट कॉन्शियस HNI नॉलेजेबल इंटरेस्ट है तो वो ईटीएफ को चुनता है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अभी ज्यादातर लार्ज कैप ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में पैसिव प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि इसमें सिल्वर का भी एक हाथ है। चलिए, मेरे ख्याल से हमने सभी अहम पहलुओं पर बातचीत कर ली। जहां तक एम्फी नंबर्स की बात है, आप दोनों ने समय निकाला और मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और उसके बाद शुरू करेंगे आपके सवाल जवाब के सिलसिले को भी। नंबर जो है सवाल भेजने के लिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा खास है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपने सवाल वहां पर भेजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।